कहा सरकार ने सिर्फ वादे किए, काम नहीं। पखवाड़ा उपायुक्त अबू इब्राहिम ने किया रक्तदान, अधिकारी को दिए जरूरी दिशा निर्देश। सिविल सर्जन सहित कई चिकित्सक और कर्मी रहे मौजूद। सड़क दुर्घटना में वाहन की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। दुर्घटना में एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र की, जहां आज बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बताया जा रहा है कि मिथिलेश पिछले लंबे अरसे से बीजेपी संगठन से जुड़े हुए थे और इस बार बीजेपी ने जमीन से जुड़े एक कार्यकर्ता की सीतामढ़ी से उम्मीदवार बनाया है। सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का परंपरागत सीट माना जाता है, लेकिन पिछली बार इस सीट से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी से इस सीट को छीनते हुए आरजेडी ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया था। सीतामढ़ी के जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू की इस विधानसभा क्षेत्र से हार का सामना करना पड़ा था। उस समय सुनील कुमार पिंटू बीजेपी में शामिल थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया था। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी ने भी नामांकन के बाद इस सीट से अपनी जीत के दावे किए हैं। पार्टी ने कार्यकर्ता को आजमाया है और आजादी के बाद बरसों बरस से जनता की आकांक्षा थी कि क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता को पार्टी उम्मीदवार बनावे, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पर आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और कार्यकर्ता के विश्वास पे लड़ेगा, कार्यकर्ता के उम्मीद पे लड़ेगा। और अब तक 1952 से आज तक जो भी विधानसभा चुनाव में सभी जीत के रिकॉर्ड के मत को यहाँ का कार्यकर्ता तोड़ेगा। और समस्तीपुर में चुनावी सरगर्मी पूरी तरह से परवान चढ़ चुकी है। यहां दूसरे और तीसरे चरण में चुनाव होना है। सबसे आकर्षक दृश्य उजियारपुर में देखा जा रहा है, जहां आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव आलोक मेहता अपने समर्थकों के साथ साइकिल से ही नामांकन करने दल सिंह सराय अनुमंडल कार्यालय पहुंचे, जबकि मोइनुद्दीन ने नगर से आरजेडी से 2 बार विधायक रह चुकी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर इजया यादव पटोरी अनुमंडल कार्यालय में अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं इस सीट पर बीजेपी से राजेश कुमार सिंह ने नामांकन दाखिल किया। रसोड़ा सुरक्षित विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र पासवान भी बुधवार को नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान आरजेडी उम्मीदवार आलोक मेहता और डॉक्टर इजया यादव ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार पूरे प्रदेश में तेजस्वी यादव की लहर चल रही है। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा के बाद युवा वर्ग खासकर बेरोजगारों में तेजस्वी के प्रति जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी राजेश सिंह और वीरेंद्र पासवान भी अपनी अपनी जीत को पक्की बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास के मुद्दों के साथ हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं और इस बार भी एनडीए की सरकार बनना तय है। बार का जो माहौल है ये तेजस्वी जी के फेवर में है। जितने युवा आज मेरे साथ हैं ये लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं, पढ़े लिखे हैं, टेक्निकल डिग्री है, लेकिन वैकेंसी नहीं निकल रहा है, ये लोग बेरोजगार हैं। तो अगर आप युवा को लें तो ये लोग त्रस्त हैं। अगर आप संविदा पे जितने लोग की नियुक्ति हुई है सबको लें, चाहे किसान सलाहकार हो, चाहे ग्रामीण चिकित्सक हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, इसके अलावा भी जो आपको वार्ड सचिव वगैरह है, ये लोग सब बहुत दुखी हैं। हमारी जीत निश्चित रूप से होगी और इस बार जो चुनाव में लड़ूंगा, ये 10 साल से जो मैं इस मोहद्दीनगर विधानसभा की सेवा कर रहा हूँ, वर्तमान में 5 साल से जो विधायक हैं उनकी असफलता के आधार पर लोगों से वोट मांगूंगा। और साथ में हमारे जो बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार और मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, उनके आधार पे जो सरकार के 5 साल के जो काम रहे हैं उस आधार पे हम वोट मांगूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मोहद्दीनगर की जनता मुझे विधानसभा तक पहुंचाएगी। पहली प्राथमिकता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1998 में इसे जिला की मान्यता दे रखा है। यहाँ से जाने के बाद सदन में रखूंगा जो संवैधानिक रूप से इसे जिला की मान्यता दिया जाए। औरंगाबाद के
के कुटुंबा विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी लल्लन भुइयां सभी दलों के प्रत्याशियों के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज औरंगाबाद के कुटुंबा विधानसभा जो आरक्षित सीट है वहां निर्दलीय प्रत्याशी लल्लन भुइयां सभी दलों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, जबकि एनडीए गठबंधन में यह सीट हम पार्टी के खाते में चली गई थी। वहीं 2010 में यह सीट जेडीयू के खाते में थी, तब वहां से लल्लन भुइयां को उम्मीदवार बनाया गया था और लल्लन भुइयां ने आरजेडी पार्टी के सरकार में मंत्री रह चुके सुरेश पासवान को भारी मतों से पछाड़ा था और 2015 में ये विधानसभा की सीट हम के खाते में चली गई थी, जिसमें लल्लन भुइयां चुनाव लड़ने से वंचित रह गए थे। वहीं 2020 में भी ये सीट एनडीए गठबंधन की हम पार्टी के खाते में है, जहां से हम पार्टी के उम्मीदवार सरवन भुइयां को बनाया गया है, जो ग्रामीणों को मंजूर नहीं था। इसी बंदी के कारण कुटुंबा विधानसभा के ग्रामीणों ने लल्लन भुइयां को अपना प्रत्याशी माना है और जबरन उनसे ग्रामीणों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भी दाखिल करवाया, जिसके कारण आज लल्लन भुइयां सभी पार्टी के उम्मीदवारों के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2010 में विधायक यहाँ का महान जनता, कुटुंबा के महान जनता ने मुझे सम्मान दिया। उस समय हम जेडीयू से चुनाव लड़े, एनडीए की सरकार बनी। मैंने बहुत रोड, पुल, पुलिया, नाली का निर्माण कराया और जो अधूरा काज बच गया है उसको पूरा करने के लिए सारा कुटुंबा के महान नागरिक ने तय कर लिया है कि अबरी निर्दलीय प्रत्याशी लल्लन भुइयां को विजयी बनाएंगे। और बिहार चुनाव के लिए नामांकन का सिलसिला लगातार जारी है। नामांकन के इसी क्रम में नितिन नवीन ने महावीर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पटना स्थित सदर कार्यालय पहुंचकर भूमि सुधार उप समाहर्ता के समक्ष नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करने के लिए नितिन ने कहा उन्होंने जनता के लिए काम किया है और इसलिए जनता उनका साथ देगी। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को कांग्रेस पार्टी द्वारा बांकीपुर सीट से टिकट देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लंदन और अमेरिका से आने वाले लोग कुछ भी कह लें, मगर पटना के बेटे वही हैं। मेरा ये मानना है कि मेरी चुनौती मेरे हर बूथ में जो पिछले बार मुझे आशीर्वाद मिला था जनता का, उस आशीर्वाद में मैंने कितना बढ़ोतरी किया। मेरी चुनौती ये है, कौन कहाँ से आ रहा है, कोई लंदन से आएगा, कोई मुंबई से आएगा, पर पटना का बेटा नितिन नवीन है। औरंगाबाद के रफीगंज विधानसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जिसके बाद वो महागठबंधन के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। चुनावी दौरे के बीच प्रमोद ने जनता से बात की। इस दौरान उन्होंने जनता के बीच कांग्रेस पार्टी को बातचीत की, साथ ही कांग्रेस के दुर्व्यवहार को लेकर जनता के समक्ष अपनी बातें रखते हुए भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने जनता से कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का बदला लेने की भी अपील की। जनता से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने सच्ची भक्ति और कर्तव्य निष्ठा के साथ सेवा की है तो उसका जवाब जनता जरूर देगी। तो औरंगाबाद के रफीगंज विधानसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जिसके बाद वो महागठबंधन के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। बता दें कि चुनावी दौरों के बीच प्रमोद ने जनता से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी की बातचीत जनता से की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दुर्व्यवहार को लेकर जनता के समक्ष अपनी बात रखते हुए वो भावुक भी नजर आए। और अगली खबर खगड़िया से है, जहां आरजेडी प्रत्याशी रामवृक्ष सदा ने अपना आज नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें खगड़िया के अलौली सुरक्षित विधानसभा सीट से रामवृक्ष सदा ने महागठबंधन के आरजेडी प्रत्याशी के रूप में आज अनुमंडल कार्यालय में नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर रामवृक्ष सदा ने कहा कि अलौली विधानसभा का समुचित विकास को करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी के सपनों को आगे बढ़ाएंगे। अगर जनता मौका देती है तो अलौली में विकास करेंगे। इस दौरान उनके साथ महागठबंधन के नेता, कार्यकर्ता और आम जनता मौजूद रही। समझाएंगे बिहार में बहुत बेरोजगारी है, बेरोजगारी खास मुद्दा है। बेरोजगारी को हम लोग, हमारी सरकार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनने के लिए जा रहा है। सबसे पहले हम लोग बेरोजगारी को जो है दूर करेंगे और मुख्य मुद्दा बेरोजगारी। और अगली खबर दुमका से है, जहां बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि उपचुनाव के मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुमका पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि इन 9 महीनों में सरकार ने जो वादे किए थे उसमें मौजूदा सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। जनता इस उपचुनाव में मतदान का मन बना चुकी है और ये उपचुनाव झारखंड सरकार के लिए टर्निंग पॉइंट होगा। इसके बाद केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। इस दौरान अन्नपूर्णा देवी ने पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि बीजेपी की जनता का लक्ष्य आम जनता का विकास करना है। जो अभी की स्थिति है इस 9 महीने के दौरान की, आप देख रहे होंगे कि राज्य का यहाँ से लेके देवघर बासुकीनाथ रोड की स्थिति है। अब इतनी जर्जर है, कभी भी हमें लगता है कि हमारा भी हमेशा पैसे होने की वजह से आना जाना रहा है। हमें लगता है कि पहली बार है कि इतना मतलब ये मुख्य सड़क है, ये स्थिति बनी हुई है। सरकार का ध्यान उस और नहीं है। आज कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। कानून व्यवस्था पिछले सरकार में दुरुस्त थी, लोग स्वतंत्र होकर घर आ जा रहे थे, कहीं भी उग्रवादी घटनाएं बिल्कुल खत्म। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने की कवायद में कई जिलों में प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा में जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर कर्तव्य रथ रवाना किया। इस कर्तव्य रथ के माध्यम से सभी प्रखंड के गांव में जाकर ग्रामीणों को ईवीएम मशीन से मॉक वोट कराया जाएगा। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि कैमूर जिले में 100% मतदान करना सुनिश्चित करने के लिए वोटर्स को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मतदान केंद्र पर कोविड-19 महामारी का पूरा ख्याल भी रखा जाएगा। मैं चाहता हूं कि हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरे कैमूर जिला में 100% मतदान हो और उसके लिए हम लोग एक एक वोटर को जागरूक कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हो कि कर्तव्य नाम का एक रथ चलाया गया है और जिसका नाम से स्पष्ट है कि कर्तव्य मतलब हमको क्या करना है। और मतदान के दिन हमारा कर्तव्य है कि हर वो व्यक्ति मत डाले जिनका नाम भी वोटर लिस्ट में है। और आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि इस बार 38,000 से ज्यादा लोगों का नाम हम लोगों ने जोड़ा है फरवरी 2020 के बाद से। वे सारे हमारे नए वोटर हैं और वो उनको वोट करने के लिए हम लोग खास रूप से प्रेरित कर रहे हैं। और उनको हम लोगों ने ये भी प्रेरित करने का कार्य किया है कि अपने साथ साथ अपने परिवार, आस पड़ोस के, समाज के कम से कम 50 लोगों को वो प्रेरित करें कि वो लोग मतदान करें। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां माकपा माले के उम्मीदवार आफ्ताब आलम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां आरजेडी के महागठबंधन सीट पर नॉमिनेशन के बाद लौट रहे आफ्ताब को पुलिस ने गिरफ्तार करके ले गई। आपको बता दें कि आफ्ताब पर कटरा थाने क्षेत्र में भीड़ को उकसाने और हत्या के बाद सड़क जाम करने का आरोप है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। वहीं मामले के बारे में सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि नॉन बेलेबल धारा में माकपा माले के प्रत्याशी मोहम्मद आफ्ताब आलम को गिरफ्तार किया गया है। के लिए लड़ती है। कुछ दिन पहले का शायद मामला था, एक दीपक राय की हत्या हो गई थी, अब मार के लटका दिया था, तो उसके इंसाफ के लिए हम लोग लड़ रहे थे। अब हम लोग को पता भी नहीं था कि उसके लिए उसका FIR हुआ होगा, मुझे मालूम भी नहीं था। अभी अचानक कल 12 बजे पता चलता है कि आप पर FIR हुआ। ये सब राजनीतिक साजिश है और कुछ नहीं। क्या आरोप क्या लगाया गया आप पर? वही कि आप विधि व्यवस्था में बाधा डाले हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए हैं, यही आरोप है। किस थाना का है? कटरा थाना है। आफ्ताब आलम जी हैं, उनके विरुद्ध में नॉन बेलेबल वारंट थाना नामांकन कराने के लिए आए थे। यहाँ पे मिल जाएगा, उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी की चर्चा जो है न्यायालय में पेश करने के लिए। एक और की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी दूसरी गिरफ्तारी नहीं है। तो मुजफ्फरपुर में माकपा माले के उम्मीदवार आफ्ताब आलम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरजेडी के महागठबंधन सीट पर नॉमिनेशन के बाद लौट रहे थे आफ्ताब आलम, जिसको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। आपको ये भी बता दें कि आफ्ताब आलम पर भीड़ को उकसाने और हत्या के बाद सड़क जाम करने का आरोप लगाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन,
चंदन, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी आवाज मिल रही है आपकी। चंदन, आफ्ताब आलम को पुलिस ने भीड़ को उकसाने और हत्या के बाद सड़क जाम करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जी मैं आपको बता दूं, मामला मुजफ्फरपुर जिले का है। मुजफ्फरपुर जिले अंतर्गत यह औराई विधानसभा का है, जहां महागठबंधन के द्वारा भाकपा माले को औराई विधानसभा के द्वारा चयनित किया गया था, जिसके लेकर आज नॉमिनेशन दिया गया। नॉमिनेशन के दौरान उन्हें मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। वही बताया जा रहा है कटरा थाना अंतर्गत बीते दिन पूर्व दीपक राय की हत्या कर दी गई थी, जिसके लेकर भाकपा माले के द्वारा बैनर तले वहां प्रदर्शन किया गया था और भीड़ उकसाया गया था, और जहां सोशल डिस्टेंस की भी धज्जी उड़ाई गई थी, जिसके लेकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा नॉन अवेलेबल था और उनके द्वारा जो है जमानत नहीं करवाई गई थी, जिसके बाद नॉमिनेशन करवाया गया। उसके बाद वहां पुलिस के द्वारा जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जी चंदन, जैसा कि आपने बताया कि उनको आफ्ताब आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस दौरान उन पर नॉन अवेलेबल धारा लगी हुई है। आगे पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? ये आगे पुलिस की क्या प्रक्रिया है या अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस गिरफ्तार करके उसके बाद आफ्ताब आलम को जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि आफ्ताब आलम राजद महागठबंधन के द्वारा जो है उनको भाकपा माले के द्वारा उनको चयनित किया गया था, जिसके लेकर औराई विधानसभा में तैयारी काफी जोरों शोरों से चल रही थी। उनका नॉमिनेशन आज करवाया जा रहा था, वही पुलिस के द्वारा उनका नॉमिनेशन करवा दिया गया। नॉमिनेशन के बाद उनको निकलते ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जी चंदन, आलम की गिरफ्तारी के बाद पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रही है? इलाके में तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। अभी बहरहाल अभी बताया जा रहा है, वही भाकपा माले के द्वारा अभी यह बताया जा रहा है गरीबों के द्वारा हम हमेशा आवाज उठाया जा रहा था, जिसके लेकर साजिश के तहत वहीं भाकपा माले के द्वारा यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा कैंडिडेट के द्वारा यह षड्यंत्र रची गई है और उसके द्वारा यह साजिश रचकर मुझे गिरफ्तार करवाया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। जहां एक ओर कोरोना जैसी महामारी को रोकने को लेकर जिला प्रशासन हथकंडे अपना रही है, चिरकुंडा और मैथन बॉर्डर को सील कर आवाजाही पर रोक लगाकर जांच की जा रही है, वहीं आम आदमी और व्यावसायिक वर्ग इससे खासा परेशान दिख रहा है। दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहारों के मौके पर आम आदमी को पैदल पार कर पश्चिम बंगाल से बराकर का सफर तय करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार दोपहर धनबाद डीसी उमाशंकर सिंह और एसएसपी असीम विक्रांत मिंस चिरकुंडा व मैथन बॉर्डर का जायजा लेने पहुंचे और वहां मौजूद अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इधर एक सवाल पूछे जाने पर डीसी धनबाद उमाशंकर सिंह ने कहा कि इंसान की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। महामारी को रोकने को लेकर इस तरह का अभियान बॉर्डर और रेलवे स्टेशन पर जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। किसी के जान माल से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है, ये सबों को समझना होगा। और ये सारे प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा जो किए जा रहे हैं, बॉर्डर पे टेस्टिंग कराना या रेलवे स्टेशन पे टेस्टिंग कराना, इसका उद्देश्य यही है कि संक्रमण फैलने से रोक सके। अगर संक्रमण फैलता है तो इसकी चपेट में काफी लोग आएंगे और इसमें सबों का सहयोग मिल रहा है। और जिला प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि हम लोग पूरे फेस्टिवल, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, फिर उसके बाद भी जो फेस्टिवल आएंगे, कंटिन्यूअस 2 शिफ्ट में ये अभियान चलेगा। सबों से अपील है कि थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। तो कोरोना जैसी महामारी को रोकने को लेकर जिला प्रशासन हर तरह से हथकंडे अपना रहा है, वहीं चिरकुंडा और मैथन बॉर्डर को सील कर आवाजाही पर रोक लगाकर जांच की जा रही है, जिसके चलते आम आदमी और व्यावसायिक वर्ग इससे खासा परेशान दिख रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। सुशील
मोदी ने तेजस्वी के द्वारा दिए गए एफिडेविट पर सवाल उठाए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पटना से, जहां सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। सुशील मोदी ने तेजस्वी के द्वारा दिए गए एफिडेविट पर सवाल उठाए हैं। नॉमिनेशन में तेजस्वी के द्वारा दिए गए एफिडेविट के तथ्यों को गलत बताया है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर कई संगीन आरोप लगाते हुए उनके द्वारा दिए गए एफिडेविट पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि नॉमिनेशन में तेजस्वी यादव द्वारा एफिडेविट जमा करवाया था, जिसके तथ्यों को सुशील मोदी ने गलत बताया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। देखिए, चूंकि चुनावों का भी दौर है तो निश्चित तौर से पार्टियां जो है एक दूसरे को लेकर के तमाम तरह की जो बयानबाजियां हैं वो लगातार कर रही हैं। देखिए, आज इस कड़ी में कल जो है तेजस्वी यादव ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। उस दौरान जो एफिडेविट उन्होंने सबमिट किया है, उस एफिडेविट में जो तथ्यों का जिक्र उन्होंने किया है, उन तथ्यों को लेकर के सुशील मोदी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उस पर सवाल उठाए। दरअसल सुशील मोदी का ये कहना था कि ना तो तेजस्वी के पास कोई नौकरी है, ना कोई बिजनेस व्यापार है, इसके बावजूद भी उनकी संपत्ति में इतना इजाफा कैसे हुआ। साल 2015 का भी उन्होंने जिक्र किया, जिस वक्त 3 करोड़ के आसपास उनकी संपत्ति थी और अब जो है 4 करोड़ 16 लाख के आसपास जो है उनकी संपत्ति बताई जा रही है। ऐसे में उन्होंने आंकड़ों को लेकर के जो है उन्होंने आरोप लगाया कि ये आंकड़े सही नहीं पेश किए गए हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि दोनों ही भाई की जो संपत्ति है उन संपत्तियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब 15 साल की आयु में तेजस्वी और उनके जो बड़े भाई हैं उनकी जो है गोपालगंज का जो मकान है वो, और उसके बाद पटना में जो है कुछ मकान और संपत्ति जो है गिफ्ट के रूप में जो है दिया गया था। उस समय जिक्र किया गया था कि ये संपत्तियां जो है गिफ्ट में दी गई हैं और अब जो है उन संपत्तियों को खरीद में दिखाया जा रहा है। तो ये तमाम तरह के जो सवालात थे, इसको लेकर के सुशील मोदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। वहीं दूसरी अगर मैं बात करूं प्रज्ञा, तो सुशील मोदी ने ये भी सवाल उठाए कि जब ईडी और इनकम टैक्स जो है विभाग के द्वारा कई संपत्ति जो है दिल्ली से लेकर के पटना तक की जो संपत्ति है, उन संपत्तियों को जो है सीज किया है ईडी ने। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो उन्होंने अपने जो ब्यौरा उन्होंने दिया है, जो एफिडेविट दिया है, उसमें अपने ऊपर जो है जो आरोप, जो केस चल रहे हैं वर्तमान में, उन आरोपों, उन केसों का भी जिक्र किया है। आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर के भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। सुशील मोदी ने कहा क्योंकि लॉकडाउन है, यही वजह है कि उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई, तो उस मामले पर भी जो है आईआरसीटी वाले मामले पर भी जो है कार्रवाई हो सकती थी। तो ये तमाम चीजों को लेकर संपत्ति को लेकर सुशील मोदी ने आरोप लगाए हैं तेजस्वी यादव पर, तो क्या इस दौरान तेजस्वी यादव का या यादव परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, अभी तो फिलहाल उन्होंने, सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम आरोप जो हैं उन्होंने लगाए हैं। अब इन आरोपों के आधार जो हैं एक पेपर के जरिए उन्होंने प्रस्तुत किया है। 2015 से लेकर के अब तक के जो आंकड़े हैं वो सुशील मोदी ने मीडिया में दिखाए। तो तमाम तरह की चीजें हैं। अब इन सब चीजों को लेकर के आईआरसीटीसी केस का भी जिक्र किया, आईआरसीटीसी घोटाला से लेकर तमाम चीजों का। उन्होंने कहा कि लालू जी ने अपनी जिंदगी का ज्यादा वक्त, जो आधा से ज्यादा वक्त जेल में बिता दिया और तेजस्वी भी जो है इसी पथ पर चल रहे हैं, उनकी भी जिंदगी जो है जेल में ही बीतने वाली है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस पर जो है सवालात उठाए एफिडेविट वगैरह को लेकर के। अब इस पे देखने वाली बात होगी कि जो पार्टी है, अब जो राजद है या तेजस्वी के द्वारा पार्टी कोई बयान जारी करती है या तेजस्वी इन सब चीजों का क्या बयान देते हैं, क्या जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्रज्ञा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान पखवाड़ा में उपायुक्त अबू इब्राहिम ने रक्तदान किया। इस दौरान उन्होंने ब्लड बैंक का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें, मौके पर मौजूद अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि दुर्घटना में घायल या बीमारी की वजह से रक्त की कमी से जूझ रहे मरीजों को रक्त नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से लोगों की समय से पहले मौत हो जाती है। इसे रोकने के लिए रक्तदान करना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने लोगों से रक्तदान करने की अपील की और कहा कि आइए हम रक्तदान के पुनीत कार्य में अपना योगदान दें और रक्तदान कर किसी को जीवन दान दें। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव, डॉक्टर एस के सिंह सहित कई डॉक्टर और
कर्मी मौजूद रहे। बोकारो में सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें, वहीं एक छात्रा गंभीर रूप से घायल भी हो गई। पूरा मामला बोकारो के पेटरवार थाना क्षेत्र का है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तेनूघाट रेफरल अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मृतक की पहचान लुकैया मांझी के रूप में की है। पेटरवार थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तेनूघाट रेफरल अस्पताल भेज दिया है। पूर्णिया के चपानगर ओपी क्षेत्र के काली कोसी नदी के पुल के पास हथियारबंद अपराधी ने चंदन नामक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर चंपानगर ओपी थाना की पुलिस पहुंचकर घायल का इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि चंदन अपने ससुराल से पूर्णिया लौट रहा था और उसी क्रम में अपराधी ने बाइक छीनने के मकसद से गोली चलाई और फिर बाइक लेकर फरार हो गया। युवक की मृत्यु के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना कहाँ पर हुई है सर? नीचे कीजिए ना भाई। चिड़िया रेखापुर के पास सूचना आप लोगों को मिली तो आप लोग लेकर आए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।